नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ईसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से साथियों इस वीडियो में 220 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो अभी तक हिंदी एग्ज़ाम हुए हैं। हिंदी के उन सभी में जितने भी प्रश्न साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया है। साथियों, ये सभी प्रश्न वन लाइनर के रूप में हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर के रूप में हैं, इसलिए आपको जो है कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आपको लगभग 40 मिनट के अंदर साथियों ये पूरे प्रश्न जो है 220 वो आपको जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या मेरे चैनल पर पड़ी हुई किसी भी वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा साथियों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? किसे कहा जाता है? राउल बेल को कहा जाता है। ओके साथियों, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी कहा जाता है। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? छायावाद का जो उदय होता है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा हो जाता है, उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है इसका। तो छायावाद की प्रथम जो रचना साथियों वो है झरना। आगे चलते हैं साथियों, पांचवा प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ओके साथियों, आगे चलते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। नागरी पिछाणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? नागरी पिछाणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे हम, आठवां, नागरणी पिछाणी सभा के संस्थापक कौन थे? नागरणी पिछाणी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। ओके साथियों, आगे प्रश्न देखते हैं हम नाइन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो दो भागों में बांटा साथियों, एक संधि काल और दूसरा है चारण काल। ओके साथियों, 10वां प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीरगत काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगत काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे 11वां, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। क्या नाम दिया है साथियों? धर्म आश्रित, राज आश्रित एंड लोक आश्रित। ओके साथियों, आगे चलते हैं हम 12वां प्रश्न, हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की जो परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ओके साथियों, आगे चलते हैं, आगे 13वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1938 में प्रकाशित हुआ था, 1938 में प्रकाशित हुआ था। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? आदिकाल को आदिकाल नाम किस साहित्यकार ने दिया है? नाम है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है साथियों। आगे चलते हैं, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी के नाम से जो संपादन किया है वो किसने किया है? तो पीतम्बर दत्त बड़वाल ने किया है। पीतम्बर दत्त बड़वाल ने किया है। ओके साथियों, आगे चलते हैं 16वां प्रश्न, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी किससे कहा है? तो नाथों को कहा है, नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा है। सिद्धों और नाथों की भाषा का जो प्रथम कथन है पूर्वीपन लिए हुए है, ये कथन किसका है? सिद्धों और नाथों की भाषा का कथन पूर्वीपन लिए हुए है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। जैन साहित्य में रामकथा किसने लिखी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जैन साहित्य में रामकथा किसने लिखी है? तो शंभू के द्वारा लिखी गई है साथियों। आगे 19वां प्रश्न, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है, जिसमें से 4 महिला सिद्ध भी इसमें है साथियों। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो शेहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना साथियों कौन सी है? सर्वकाचार है, जिसके लेखक कौन है? देवसेन है। ओके साथियों, आगे चलते हैं हम,
आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। साथियों आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न, आदिकाल को संधि काल और चरण काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये कहा है, दिया है। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। साथियों आदिकाल को अंधकाल काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकाल किसने कहा है? अंधकाल तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा आदिकाल को अंधकार काल कहा गया है। साथियों आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। सभी प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप पूरी वीडियो को देखकर साथी स्किप न करें प्लीज। आदिकाल को वीरकाल काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। साथियों आगे चलते हैं। आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? आदिकाल को चरण काल नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्लीसन ने दिया है। आगे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। साथियों आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो साथियों इस पे लगभग 12 प्रश्न इस प्रकार के बने हुए हैं आदिकाल के संबंध में। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साथियों ये। आगे देखिए, आदिकाल और बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। साथियों आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो शेरपा को मानते हैं। साथियों उर्दू में जकी उपनाम से कौन लिखा करते थे? उर्दू भाषा में जकी नाम से उपनाम से कौन लिखा करते थे? वो जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखा करते थे। ओके साथी, ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि कौन है? ब्रज भाषा के अंतिम बड़ी जो कवि है वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे चलते हैं। अभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। साथियों आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा किस रचना के आधार पर मिला है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का जो दर्जा मिला है वो किस रचना के आधार पर मिला है? तो भारत भारती रचना के आधार पर मिला है। साथियों अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली का जो विकास है वो किस अभ्रंश से हुआ है? तो शूरसेनी अभ्रंश से हुआ है। साथियों आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न, आधुनिक आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अभ्रंश से ही हुआ है। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी जो एक रचना साथियों उससे हमें इसका लिपि का अध्ययन मिलता है। आगे चलते हैं साथियों, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम आगे नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखिए। 41वां प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? इतिहास ग्रंथ टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। साथियों इसको आप काट दीजिए प्लीज। 41 प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। ओके आगे देखते हैं साथियों हम। कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकारक कौन है? तो विद्यापति के द्वारा ये रचना साथियों लिखी गई है। विजयपाल रासो के रचनाकारक कौन है? तो नल्ले सिंह के द्वारा लिखा गया है विजयपाल रासो। हम्बीर रासो के रचनाकारक कौन है? हम्बीर रासो के रचनाकारक सारा जो है सारंगधर। हम्बीर रासो के रचनाकार कौन है साथियों? सारंगधर है। खुमार रासो के रचनाकारक कौन है? खुमार रासों के जो रचनाकारक हैं साथियों वो कौन है? तो आप देख रहे हैं सामने में दलपति विजय है। ओके साथियों नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे, खुमार रासो के रचनाकारक कौन है? तो दलपति विजय के द्वारा ये लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकारक कौन है? पृथ्वीराज रासो जो एक महाकाव्य साथियों इसके रचनाकारक हैं चंद्रबरदाई, इनके दरबारी कवि हैं साथियों, इनके द्वारा लिखा गया है ये। जय मैंक जस चंद्रिका बहुत ही सुंदर रचना है साथियों। जय मैंक जस चंद्रिका के रचनाकारक कौन है? तो मधुकर कवि इसके द्वारा लिखी गई है। विशलदेव रासो के रचनाकारक कौन है? तो नरपति नाहले 20 नर याद करने का ट्रिक है साथियों। परमल रासो के रचनाकारक कौन है? तो परमल रासो के रचनाकारक जगनिक के द्वारा ये रचना लिखी गई है। आगे देखते हैं साथियों, जयचंद प्रकाश के रचनाकारक कौन है? जयचंद प्रकाश बहुत ही प्रसिद्ध रचना साथियों ये साहित्य की साथियों भट्ट के द्वारा लिखी गई है। पदावली के रचनाकारक कौन है? स्वयं विद्यापति के द्वारा ये रचना लिखी गई है पदावली।
हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है साथियों? तो राइट आंसर है सर्वगाचार, और इसके कवि हम पढ़ चुके हैं, नाम है देवसेन। ये देवसेन के द्वारा लिखी गई है साथियों। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किस संस्था ने प्रकाशित किया था? तो नागरी विचारणी सभा काशी के द्वारा ये इसको प्रकाशित किया गया था साथियों। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको अपना नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी लिंक आपको वीडियो में दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वेदव्यास किससे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का वेदव्यास, जबकि अपभ्रंश का वाल्मीकि है पुष्पदंत, जो है शंभु, जबकि अपभ्रंश का वेदव्यास है पुष्पदंत। आगे चलते हैं साथियों। इधर आ चुका है प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु को कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट आंसर है शौरसेनी से हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक हिंदी आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो साथियों अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं साथियों। हम हिंदी जो है लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम किसे मिलता है? अष्टधाई में मिलता है। आगे साथियों देखते हैं प्रश्न, राजस्थानी साहित्य का इतिहास, राजस्थानी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया है हिंदी राजस्थानी साहित्य का इतिहास। आगे देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे देखिए 63 प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रतिपादन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, एक जैसे प्रश्न साथियों, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, परंतु किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं साथियों। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखा गया है? ये कृति किसकी है? तो रामस्वरूप, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। आगे चलते हैं साथियों। 68वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, इनका दरबारी कवि के द्वारा। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पढ़ चुके हैं हम, प्रिय प्रवास है। आगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुके हैं। ये आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया, ये आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया, खालिस्तान कथन किसका है और किसके लिए लिखा गया है? तो ये कथन साथियों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और ये छायावाद के संबंध में लिखा गया है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो शैवाल सत्यार्थी को, शैवाल सत्यार्थी को जाता है। आगे चलते हैं। आत्मा की छाया, आत्मा की छाया, आत्मा की छाया, ये कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का। ये संबंध छायावादी के संबंध में साथियों। छायावाद एक तरल मोती है, छायावाद एक तरल मोती है, छायावाद के संबंध में ये कथन किसने कहा है? छायावाद एक तरल मोती है, छायावाद के संबंध में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, प्रयोगवाद का शब्द सर्वप्रथम किसने किया है? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया साथियों। आगे देखते हैं 75 प्रश्न है, छायावाद का नाम किस विद्वान ने दिया और कब दिया? तो मुकुटधर पांडे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? 1921 में, 1921 में। आगे देखिए, छायावाद को अनुक्ति पद्धति किसने कहा है? छायावाद को अनुक्ति पद्धति किसने कहा है? तो जो है महाबली प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, वेरी नाइस प्रश्न था साथियों प्रश्न। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है साथियों।
आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी पुस्तक हिमतरंगिणी को दिया गया था। आगे चलते हैं, दो चट्टानें किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है साथियों। आगे देखते हैं, अमृत और विश्व उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं साथियों, हम विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे चलते हैं, मैं वक्त के सामने हूँ काव्य किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की 1991 में लिखी गई थी। प्रथम भारतीय हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, किसको दिया गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। किस पर दिया गया था? उनकी रचना चिदम्बरा पर दिया गया था। वेरी नाइस प्रश्न साथियों। आगे चलते हैं, कितनी नावों में कितनी बार ये किस कवि की रचना है? तो आज्ञे की साथी रचना है। पत्थर फेंक रहा हूँ मैं ये किसकी कृति है? तो चंद्रकांत देवताली की ये रचना है साथियों। आगे चलते हैं, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोक नायक, जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है? तो राम भक्ति से ओतप्रोत कवि तुलसीदास को कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों, आगे 87 प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? किस कवि का उपनाम है? तो केशवदास का उपनाम है। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा गया है। आगे चलते हैं, उर्वशी काव्य किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की साथियों। आगे चलिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए साथियों, हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो साथी ये जो रचना है इसका नाम इसमें नहीं है, परंतु साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश वाजपेयी इसका नाम है। ठीक है, तो हवा में हस्ताक्षर रचना किसकी है? कैलाश वाजपेयी की है। आगे चलते हैं साथियों, हम अपनी बंद आंखों से जो है वात्सल्य देखिए आए कवि, ये जो कथन है वो किस कवि का कथन है साथियों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास के संबंध में कहा गया साथी ये प्रश्न। आगे देखिए, सूर्य का काव्य जीवन और शव का काव्य है, ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर में है, वो कहीं अंतर नहीं मिलती है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथियों। आगे चलते हैं, सूर अष्टछाप वर्ण रस वर्णन पर महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये कवि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। ये आगे देखते हैं, सूर की भाषा जो है, सूर का काव्य मुरझाए हुए मनों को सींचने का वाला कार्य करता है, ये कथन किसका साथियों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए, सूर्य वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है, ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं साथियों, हम प्रश्न, कृष्ण काव्यधारा के सशक्त कवि सूरदास हैं, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे चलते हैं साथियों, हम सूरदास वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट है, ये कथन किसका है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो लगभग साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संबंध में 12 कथन कहे हैं, याद रखें आप। अब देखते हैं आगे, देखिए, सूरसागर किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? तो वात्सल्य रस भाव पर आधारित पद हैं साथियों ये सूरदास के, सूरसागर के। आगे देखिए, सूर सरावली किसका सार मिलता है? तो सूर सरावली जो रचना है उसमें सूरसागर जो रचना है इसका वर्णन सूर सरावली में मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों ये। साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक लक्षण ग्रंथ है साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें नायक और नायिका भेद का वर्णन मिलता है सदा, इसमें दृष्टकूट के पद भी इसमें मिलते हैं। आगे देखते हैं साथियों, भ्रमर गीत बहुत ही शानदार रचना है, सूरसागर का एक भाग है, एक गीत है साथी भ्रमर गीत, जिसमें उद्धव और गोपियों के मध्य संवाद दिया हुआ है।
तो इसमें ये किस पर आधारित है साथियों? ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद 46 और 47 पर आधारित है। आगे चलते हैं साथियों। ब्रह्मण गीत को कौन सा अंश सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है? तो वो है सूरसागर के श्रेष्ठ अंश। आगे देखते हैं, ब्रह्मण गीत सार किसने संपादित किया है? ब्रह्मण गीत सार किसने संपादित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, इसलिए उन्होंने उनके संबंध में बहुत ही सारे कथन कहे हैं। ब्रह्मण गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बहुत सारे प्रश्न साथियों इस प्रकार से। ब्रह्मण गीत किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास के द्वारा जो है ब्रह्मण गीत किसके द्वारा रचित है? तो इसको सूरदास ने भी लिखा है, इसको परमानंद दास के द्वारा भी लिखा गया है और कृष्णदास के द्वारा भी इस प्रकार ब्रह्मण गीत नाम से लिखे गए हैं रचनाएं। ब्रह्मण गीत किसकी रचना है? तो नंददास की रचना साथी ब्रह्मण गीत। आगे, ब्रह्मण दूत किसकी रचना है? तो क्योंकि साथियों जी एक जैसी रचना मिलती जुलती है, इसलिए मैं आपको इनको एक साथ बता रहा हूँ। ब्रह्मण दूत जो है किसकी रचना है? तो सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, याद रखना दोनों रचनाओं को। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद की ये रचना साथियों, प्रिय प्रवास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनुप्रिया नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, 113 प्रश्न साथियों। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस कहा जाता है? तो देखिए 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। आगे चलते हैं, आदिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो वीरगाथा काल नाम दिया गया है। आदिकाल का प्रमुख विषय क्या था? तो आदिकाल का प्रमुख विषय साथियों वीरता, युद्ध और धर्म की रक्षा करना। आगे देखिए, आदिकाल की भाषा कौन सी थी? तो अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी इसको माना जाता है। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? चंद्रवरदाई प्रमुख कवि है देखा जाए तो। चंद्रवरदाई की किस कृति की रचिता है? तो चंद्रवरदाई ने, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम, इसको उल्टा दिया है। पृथ्वीराज रासो की रचना कारक चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है भाई? तो पृथ्वीराज रासो है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, आदिकाल को कवियों को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो चरण कवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आदिकाल में साहित्य का आश्रयदाता कौन था? आदिकाल में साहित्य का आश्रयदाता कौन था? तो राजाश्रय कहलाता था। इसके बाद देखिए, भक्ति काल के प्रश्न देखिए साथियों 123 से लेके। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल के 2 उपकाल कौन कौन से हैं? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। देखिए आगे, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन से हैं साथियों? कबीरदास है, रैदास है, दादू दयाल है और नामदेव है। सगुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तुलसीदास है, सूरदास है और मीराबाई है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दक्षिण भारत से इसका प्रारंभ होता है। आगे देखिए, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो स्वामी रामानंद के माने जाते हैं। आगे देखिए, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक ग्रंथ में संकलित है। तुलसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है। सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? सूरसागर है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की थी, श्री कृष्ण की थी। तुलसीदास ने कवितावली किस भाषा में लिखी है? कवितावली अवधी भाषा में लिखी है साथियों। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना जो है ऑथेंटिक जो रचना साथियों, जिनको प्रमाणिक माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उनमें 12 रचनाएँ प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिसमें से 7 रचनाएँ साथियों ब्रज भाषा की हैं और 5 रचना आपके अवधी भाषा की हैं। यदि आपको टेक्स्ट साहित्य याद करना है तो इसके पहले साथियों मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए। केवल 2 मिनट का वीडियो है, उससे आप तुरंत ही उन 12 रचनाओं को याद कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, साखी किस प्रकार की रचना है? तो ये उपदेशात्मक दोहे साथियों कबीरदास के द्वारा लिखे गए हैं। कबीर ने किस प्रकार की भाषा में लिखा है? तो सुदुक्खड़ी भाषा में उन्होंने कबीरदास ने लिखा है। आगे देखते हैं साथियों, भक्ति काल का प्रमुख भाव क्या था? तो भक्ति और ईश्वर प्रेम, भक्ति और ईश्वर में प्रेम। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। रीति काल के प्रश्न आते हैं साथियों। आगे देखते हैं, रीति काल जो है इसका प्रारंभ होता है 1700 से लेकर 1850 तक। रीति काल और को क्या कहा जाता है? रीति काल को और क्या कहा जाता है? रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल के कवि किस विषय पर अधिक लिखते थे? तो श्रृंगार, नायिका भेद और रस पर लिखा करते थे। आगे देखिए, रीति काल की भाषा कौन सी थी?
तो ब्रजभाषा है इसकी भी। रीतिकाल के 3 उपकाल कौन कौन से हैं? देखिए साथ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। आगे देखिए रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो बिहारी है, केशवदास है, देव है और पद्माकर प्रमुख माने जाते हैं साथियों। अलग कवि और भी हैं पर ये प्रमुख है। बिहारी दास की प्रसिद्ध कवित कृति कौन सी है? रचना कौन सी? बिहारी सतसई है। केशवदास की प्रसिद्ध रचना प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रसिक प्रिया। ये केशवदास की प्रसिद्ध कृति रचना है साथियों, रसिक प्रिया। देव कवि का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। पद्माकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जगत विजय। जगत विजय पद्माकर की प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल में कवियों को किसका आश्रय मिलता था? तो राज दरबार मिलता था। राज दरबार में इनको आश्रय मिलता था। रीतिकाल का मुख्य रस कौन सा था? रीतिकाल का रस कौन सा था? श्रृंगार रस था साथियों। रीति शब्द का अर्थ क्या है? रीति शब्द का अर्थ है काव्य शास्त्रीय नियम। आगे देखिए रीतिकाल का सबसे बड़ा कवि किससे कहा जाता है? तो बिहारी लाल को कहा जाता है साथियों, बिहारी लाल को कहा जाता है। आगे देखिए रीतिबद्ध कवियों का उद्देश्य क्या था? तो काव्य शास्त्रीय नियम का पालन करना। रसिक प्रिया किस विषय पर आधारित रचना है? तो नायिका, भेद और श्रृंगार पर आधारित रचना है रसिक प्रिया। आधुनिक काल की जो अवधि मानी जाती है वो 1850 से लेकर अब तक वर्तमान समय तक। आधुनिक हिंदी का प्रथम जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1850 से माना जाता है। आगे देखिए आधुनिक काल के 4 उपकाल कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और जिसको जो है प्रयोगवाद लास्ट वाला, इसको नई कविता भी कहा जाता है प्रयोगवाद को। आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? हिंदी नव जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का जनक कहा जाता है, नायक कहा जाता है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? देशभक्ति और सामाजिक चेतना लाना लोगों में। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? छायावाद के 4 स्तंभ किन्हें कहा गया है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है एंड महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ है साथियों। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें महादेवी वर्मा नहीं आती है। देखिए कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना साथियों कामायनी, बहुत बड़ी रचना है। गुंजन किसका काव्य संग्रह है? तो सुमित्रानंद पंत का है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है, आधुनिक मीरा। सरोज स्मृति किसके द्वारा लिखी रचना है साथियों? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। और बता दूं मैं आपको इसकी जो एक कविता है बहुत ही शानदार, सरोज स्मृति साथियों कक्षा 12 में NCERT में दी हुई है, जो मैंने इस बार पढ़ाई थी 12वीं क्लास को। बहुत ही शानदार कविता है। इनकी पुत्री के बारे में साथियों, उनका नाम है सरोज, पुत्री का नाम उसकी स्मृति में यादों में लिखा गया पाठ है, बहुत ही शानदार। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन थे? किसने किया इसका संपादन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी युग का प्रमुख भाव क्या था द्विवेदी युग का? तो देशभक्ति और सामाजिक लोगों में सुधार करना। भारत भारती कवि के कौन है? भारत भारती नामक रचना जो है इसके कवि कौन है? मैथिली गुप्ता है साथियों। छायावाद को युग को हिंदी कविता का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है इसको भी भाई साहब। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट 168वां प्रश्न। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से? आ चुका है ये प्रश्न। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा। नीरजा किसकी रचना है? नीरजा बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीरजा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है साथियों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वास्तविक नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी है ओनली। आगे देखते हैं सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आ चुका है प्रश्न ये साथियों। बेला और गुंजन ये रचना किसके काव्य संग्रह हैं? तो सुमित्रानंद पंत के। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं साथियों वो हैं आज्ञा के द्वारा ये इसका प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद में लगभग 28 कवि हैं टोटल साथियों। ये सप्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हैं। आज्ञा का वास्तविक नाम क्या है? आज्ञा का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा। ओके, 4 शब्दों में है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? बहुत ही शानदार, ये सेकंड ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड में लगी हुई साथी रचना शेखर एक जीवनी आज्ञा के द्वारा लिखी गई है। नई कविता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आरंभ होता है वो 1950 के दशक में होता है साथियों।
आगे चलते, नई कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन यथार्थ का चित्रण करना, जीवन के वास्तविकता का चित्रण करना, यथार्थ यानी वास्तविकता। नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? याज्ञ है, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह है। पत्रहीन नग्न काच नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम नाटककार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों। अभी लगभग 40 प्रश्न और बाकी हैं साथियों, लगभग 200 प्रश्न है, 220 प्रश्न है इस वीडियो में। भारतेंदु हरिश्चंद्र साथियों। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुवसामनी। बहुत ही शानदार नाटक है ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं साथियों, हिंदी कहानी के जनक कौन माने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है हिंदी कहानी के जनक। ठीक है, लगभग इन्होंने 350 से अधिक कहानी लिखी है साथियों मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? सौत, ध्यान रखना है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? गोदान है, गबन है और निराला। इसके साथ ही एक ट्रिक पड़ी हुई है, सभी उपन्यास जो हैं लगभग 20 के आसपास हैं, वो ट्रिक के साथ ऐसे दिए गए हैं साथियों। वीडियो डाल रखा है मैंने इसका। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? गोदान बहुत ही शानदार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का 1936 में प्रकाशित हुआ था। कफन किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, कागज के फूल कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कागज के फूल कहानी। अंधेरे में किसकी नाटक कृति है? तो धर्मवीर भारती की है। चित्रलेखा किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है साथियों। मेला आंचल किसकी रचना है? किसका उपन्यास है ये? तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अब देखिए, प्रति परिकथा ये किसकी रचना है साथियों? तो ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और राग दरबारी, ये राग दरबारी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है साथियों? किसकी रचना है जो है वो है श्री लाल शुक्ल की रचना है ये। तमस उपन्यास, जिन्हें इस पर हिंदी साथियों अकादमी पुरस्कार मिल चुका है साथियों, रचना है भीष्म सायनी की। ओके। झूठा सच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये कृति किसकी है? तो ये यशपाल की रचना है। झूठा सच बहुत ही बड़ा उपन्यास है साथियों ये। मोहनदास कहानी के लेखक कौन है? मोहनदास कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। नई कहानी का आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो नई कहानी का जो आंदोलन है साथियों वो 1950-1960 के दशक के कहानीकारों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंधा योग जो है ये किसकी रचना है? किसकी रचना है साथियों? तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा योग। मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला बहुत ही शानदार रचना है साथियों। हरिवंशराय बच्चन इसके रचनाकार हैं, हरिवंशराय बच्चन। मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मधुशाला बहुत ही शानदार रचना है साथियों, मदहोश कर देने वाली है। 1935 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ओके। रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओके साथियों, आगे उर्वशी कृति के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। दिनकर का प्रसिद्ध उपनाम राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय जिन पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आलोचना के जनक किसे कहा जाता है? आलोचना के जनक किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है साथियों। आगे चलते हैं हम। हिंदी भाषा का जो है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। केशव दास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रसिक प्रिया है। बिहारी सतसई किसकी कृति है? तो बिहारी लाल की है। जगत विजय किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। सूरसागर किसकी कृति है? सूरदास की। आ चुका है सारे ये प्रश्न। इसके बाद बीजक किसका वचन ग्रंथ है, संग्रह है? कबीरदास जी का है बीजक। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा साथियों जो है इनकी 12 रचना है, जो है कृष्ण गीतावली है, रामकृष्ण गीतावली है, दोहावली है, पदावली है। पदावली सारी विद्यापति की, सॉरी साथियों, पदावली विद्यापति की है। जबकि अन्य रचना देखिए आप, बरवैया रामायण है, संदीपनी है, बैरागी संदीपनी है। ये रचना साथियों
रामलला नछू है, ये रामचरित जो है तुलसीदास की रचना है साथियों। आगे चलते हैं, गीतावली किसकी रचना है, ये आ चुका है, इसमें तुलसीदास की रचना है। आगे देखते हैं, नायिका भेद किसकी रीतिकालीन कृति का मुख्य आधार है, तो रसिक प्रिया का ये मुख्य आधार है, नायिका भेद करना। 16वां प्रश्न साथियों, कबीर किस भाषा में लिखा करते थे, सुदक्कड़ी भाषा में। आ चुका है साथियों ये प्रश्न शायद एक बार। आगे देखिए, मीराबाई की भाषा कौन सी थी, तो मीराबाई की जो भाषा थी साथियों, मीराबाई की वो थी मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा इनकी मानी जाती है। आगे देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है, वल्लभाचार्य और कृष्ण भक्ति से संबंधित है। निराला किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो छायावाद से जुड़े हुए हैं साथियों। कामायनी का विषय क्या है, वेरी मोस्ट लास्ट अंतिम प्रश्न है साथियों, कामायनी का विषय क्या है। जो कामायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, बहुत ही बड़ी ग्रंथ है साथियों, ये कामायनी महाकाव्य है एक टाइप मान लीजिए इसको आप। और इसमें किसका विषय है, मनु और श्रद्धा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। मनु और श्रद्धा का यहाँ पर जो है क्या किया गया है, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो साथियों इससे पहले बहुत डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पर। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी आप या तो व्हाट्सएप में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हो। इसकी लिंक आपको वीडियो में दे दी जाएगी। साथियों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल पूरा देखिए साथी वीडियो को, इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न दिए गए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत शुभ हो और आप जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ साथियों। धन्यवाद।